हिंडौन स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपन सबसे पहले देखा था अजमेर के चौहान, उसके बाद रणथंभौर के चौहान और अभी हम देखेंगे यहाँ पे जालौर के चौहान। सबसे पहले जालौर का इतिहास अपन देखते हैं कि जालौर के राजाओं का दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहा था। तो जालौर में सबसे पहले एक राजा हुआ जिसका नाम था कीर्तिपाल। इसे जालौर के चौहानों का संस्थापक कहते हैं। इनके बाद छोटे छोटे कई शासक हुए, जैसे समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंगदेव, सामंत सिंह, कानड़देव। इनके समकालीन दिल्ली में दो वंश रहे थे, पहला गुलाम वंश और दूसरा खिजली वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस जो 1206 से 1210 तक शासक रहा। इसके बाद आराम शाह है, इल्तुतमिश और इसकी एकमात्र पुत्री, जो कि एकमात्र महिला शासक रही थी दिल्ली के गुलाम वंश की, वो रजिया सुल्ताना, 1236 से 1240। इसके बाद बहराम शाह, महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, यहाँ तक ये सारे उदय सिंह के समकालीन शासक रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से नासिरुद्दीन महमूद तक। इसके बाद यहाँ एक राजा बनता है चाचिंगदेव, जिसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो अपने को याद रखनी है कि चाचिंगदेव के शासनकाल में, चाचिंगदेव के शासनकाल में कोई भी दिल्ली आक्रमण नहीं हुआ। इनके शासनकाल में कोई भी दिल्ली से आक्रमण नहीं हुआ। कोई भी दिल्ली से क्या नहीं हुआ? आक्रमण नहीं हुआ। यह क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा गया है कि जालौर का ऐसा कौन सा शासक है जिस पर दिल्ली से कभी भी कोई भी अटैक नहीं हुआ। तो उसका आंसर क्या है बताओ? चाचिंगदेव। फिर इस सामंत सिंह जो 1282 से 1305 ईस्वी तक समकालीन इसके जो शासक हैं वो हैं बलवन, कैकूकाबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ये दोनों खिलजी वंश के शासक हैं। इससे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और क्यूमर्स तक जो भी शासक हैं वो गुलाम वंश के शासक हैं। आप सभी इसको देख सकते हो कि जालौर के राजाओं का दिल्ली के साथ क्या संबंध रहा था। अब अपन पढ़ते हैं जालौर का इतिहास। क्या पढ़ते हैं? जालौर का इतिहास। सबसे पहले अपन जालौर के बारे में देखते हैं कि जालौर को क्या कहा जाता है। तो जालौर को भौगोलिक दृष्टि से जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण, जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसका नाम जालौर पड़ा। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जालौर पड़ा। यानी जालौर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वनस्पति पाई जाती है वो जाल वृक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाल वृक्ष। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था? जालौर। अब अपन बात करें कि ये जो जालौर है यह एक नदी के किनारे पर है। तो जालौर सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित कौन सा शहर है? जालौर। सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित जो शहर है वो कौन है बताओ? जालौर। फिर अपन बात करते हैं कि जालौर को क्या कहा जाता है। तो जालौर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। जालौर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। राजस्थान में जो ग्रेनाइट नामक खनिज है वो सबसे ज्यादा निकलता है जालौर से, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। जालौर को ही अपन जानते हैं जाबाली ऋषि की तपोभूमि। क्या कहते हैं? जाबाली ऋषि की तपोभूमि। एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे तप किया था। तो जाबाली ऋषि की तपोभूमि के नाम से किसको जानते हैं? जालौर को। जाबाली ऋषि की तपोभूमि के नाम से किसको जानते हैं? जालौर को। इसी जालौर को इसी जालौर को बिजौलिया शिलालेख में जाबालीपुर कहा गया है। इसे बिजौलिया शिलालेख में जालौर को बिजौलिया शिलालेख में जालौर को जाबालीपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? जाबालीपुर। तो बिजौलिया शिलालेख में जालौर को क्या कहा? जाबालीपुर। क्या कहा है? जाबालीपुर। इसी जालौर को अपन बोलते हैं सुवर्ण नगरी। जालौर को क्या बोलते हैं? सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी। और सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं? जालौर को
सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं? जालौर को। ऐसे ही इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और है, और वो है स्वर्ण नगरी। वो क्या है? स्वर्ण नगरी। स्वर्ण यानी होता है सोना। स्वर्ण यानी क्या होता है? सोना। तो स्वर्ण नगरी अपन बोलते हैं जैसलमेर को। किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर, और सुवर्ण नगरी क्या होती है? जालौर। जालौर में ही सर्वाधिक जीरे का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक सर्वाधिक जीरा उत्पादन कहाँ होता है? जालौर में। सर्वाधिक जीरा उत्पन्न जालौर में होता है, इसलिए जालौर में जीरा मंडी होती है। जालौर में क्या है बताओ? जीरा मंडी। तो राजस्थान में जीरा मंडी कहाँ पर है? जालौर में। जालौर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। इसी जालौर को कहते हैं अपन आसपुर। इसी जालौर को अपन क्या बोलते हैं? आसपुर। आसपुर। इसी को बोलते हैं अपन सोनगढ़। क्या बोलते हैं? सोनगढ़। तो ये सारे उपनाम किसके हुए बताओ? जालौर के। किसके उपनाम हुए? जालौर के। तो जालौर में जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसका नाम जालौर पड़ा। जालौर सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। जालौर को अपन ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण भी जालौर प्रसिद्ध है। बिजौलिया शिलालेख में जालौर को क्या कहा गया है? जाबालीपुर। जालौर को क्या कहा गया है? जाबालीपुर। सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं? जालौर को। सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं? जालौर को। जबकि स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को। राजस्थान में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन जालौर में किया जाता है, इसलिए जीरा मंडी कहाँ है? जालौर में। जालौर का ही पुराना नाम है आसपुर, और एक इसका पुराना नाम मिलता है अपने को सोनगढ़। ये हुई जालौर की सामान्य जानकारी। अब जालौर में अपन बात करते हैं, तो जालौर में सबसे पहले जो शासन किया था वो प्रतिहारों ने किया था। जालौर में सबसे पहले प्रतिहारों द्वारा शासन किया गया। जालौर में सबसे पहले प्रतिहारों द्वारा शासन किया गया। प्रतिहारों द्वारा क्या किया गया? शासन किया गया। इसके बाद जालौर में पहला जो राजा बनता है वो राजा होता है कीर्तिपाल। राजा कौन बनता है? कीर्तिपाल। ये जो कीर्तिपाल हैं, इन कीर्तिपाल ने सन 1181 में, सन 1181 में जालौर में सोनगरा वंश की स्थापना की। सोनगरा चौहान वंश की सोनगरा चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। अपन से कोई पूछे कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो अपने को उत्तर देना है वासुदेव चौहान, जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना सांबर या सपाद लक्ष्य के क्षेत्र में 551 ईस्वी में की। अपन से पूछा जाए कि रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो वो है गोविंदराज, जिन्होंने सन 1192 में 92 से लेकर 94 तक स्थापना की। अपन से पूछा जाए कि अजमेर में कौन है, तो वासुदेव चौहान। अपन से पूछा जाए चौहानों का कौन है, तो भी वासुदेव चौहान। और अपन से पूछा जाए कि जालौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो उत्तर क्या देना है अपने को? कीर्तिपाल। और स्थापना कब की थी बताओ? 1181 में। ये जो कीर्तिपाल हैं, ये राजा अलहन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा अलहन के पुत्र। तो राजा अलहन का पुत्र कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कौन था? कीर्तिपाल चौहान। एक शिलालेख आता है जिसको अपन बोलते हैं मकराना शिलालेख। क्या बोलते हैं? मकराना शिलालेख। और मकराना पत्थर के लिए प्रसिद्ध जगह है, जो कहाँ में पाई जाती है? मकराना कहाँ है? नागौर में। तो मकराना शिलालेख के अनुसार, या मकराना शिलालेख में इन कीर्तिपाल को शैव धर्म का संरक्षक बताया है। कीर्तिपाल को शैव धर्म का अनुयायी बताया है। क्या बताया है? शैव धर्म का अनुयायी। शैव धर्म क्या होता है? शैव किसको कहते हैं? जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शैव। तो शैव धर्म का अनुयायी कौन है बताओ? कीर्तिपाल। ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है हमें मकराना के शिलालेख से। ठीक है। अब अपन बात करें इसकी उपाधि की। तो कीर्तिपाल के पास एक उपाधि थी, और इनकी उपाधि का नाम था कीतु एक महान राजा। उपाधि का क्या नाम था? कीतु एक महान राजा। तो इनकी उपाधि का नाम था कीतु एक महान राजा। ये इनकी उपाधि है। और इस उपाधि को देने वाला एक आदमी था, वो जयपुर का रहने वाला था। तो आदमी कहाँ का निवासी था बताओ? जयपुर निवासी। और आदमी का क्या नाम था बताओ?
आदमी का क्या नाम था? इनको ये उपाधि दी थी, ये उपाधि दी थी मुनोत नैन्सी ने। ये उपाधि किसने दी थी? मुनोत नैन्सी ने। ये उपाधि इनको किसने दी थी बताओ? मुनोत नैन्सी ने। मुनोत नैन्सी। ठीक। इसके बाद अपन बात करें कि ये जो मुनोत नैन्सी ने कीर्तिपाल को उपाधि दी कि तू एक महान राजा। अब मुनोत नैन्सी की बात करें तो ये कौन थे बताओ? तो मुनोत नैन्सी जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। जोधपुर शासक जसवंत सिंह के दीवान, जोधपुर शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। जसवंत सिंह के दीवान थे। इन्हें सबसे पहले इन्होंने जनगणना की, इसलिए इन्हें जनगणना का अग्रज कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? जनगणना का अग्रज कहते हैं। किसको बताओ? मुनोत नैन्सी को। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। इनकी पहली पुस्तक का नाम था मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत। और इनकी दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है नैनसीरी बात। नैनसीरी बात। नैनसीरी बात। तो कीर्तिपाल जो जालौर के संस्थापक हैं, इन्होंने जालौर में चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में की। कौन से चौहान थे? तो सोनगरा चौहान। यह किसका पुत्र था? तो राजा अलहन का पुत्र था। कीर्तिपाल को मकराना शिलालेख में शैव धर्म का क्या बताया गया है? अनुयायी। कीर्तिपाल के पास एक उपाधि थी जिसका नाम था कीतु एक महान राजा। क्या नाम था? कीतु एक महान राजा। और यह उपाधि देने वाले इन्हें कौन थे बताओ? मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी कौन है? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान। इन्होंने सबसे पहले यहाँ जनगणना करवाई, इसलिए इन्हें जनगणना का अग्रज कहा जाता है। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक का नाम है मारवाड़ा परगनारी विगत और नैनसीरी बात। अब अपन कीर्तिपाल की बात करें तो इन्होंने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया था। कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक, कीर्तिपाल ने मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक सामंत सिंह को हराया था। मेवाड़ शासक सामंत सिंह को हराया। किसको हराया? मेवाड़ शासक सामंत सिंह को हराया। और सामंत सिंह के भाई, और सामंत सिंह के भाई, और सामंत सिंह के भाई, सामंत सिंह ने तो किसको हराया? इन्हें। और सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने, सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह से, कुमार सिंह से स्वयं हार गए। स्वयं हार गए। कौन हार गए बताओ? कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया और स्वयं सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह से हार गए। तो ये बात हुई अपनी कीर्तिपाल की। 1181 में जालौर में सोनगरा चौहान वंश की स्थापना की, इसलिए इन्हें जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं। यह राजा अलहन का पुत्र था। इनके पास एक उपाधि थी जिसका नाम था कीतु एक महान राजा, और उपाधि देने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुनोत नैन्सी। इसके बाद अपना जो शासक बनता है वो बनता है समर सिंह। शासक कौन बनता है? समर सिंह। समर सिंह। इन समर सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था लीला देवी। लीला देवी। पुत्री का विवाह है, लीला देवी इनकी पुत्री थी। तो लीला देवी का विवाह है गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ किया। भीमदेव द्वितीय के साथ कर दिया। तो ये इनकी बात ध्यान रखनी है किसकी? समर सिंह की। किसकी बात याद रखनी है? समर सिंह की। इन्होंने क्या किया? इनकी पुत्री थी लीला देवी जिसका विवाह गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ कर दिया। दूसरी इनकी बात याद रखनी है, इन्होंने जालौर दुर्ग के, इन्होंने जालौर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। इन्होंने जालौर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया।
परकोटे का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये बात होती है किसकी बताओ, समर सिंह की। तो जालौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी कौन होता है बताओ, समर सिंह। समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह है गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ कर दिया। जालौर दुर्ग के परकोटे का क्या करवाया, निर्माण। इसके बाद अपना अगला शासक आता है उदय सिंह। कौन आता है, उदय सिंह। उदय सिंह दिल्ली में, दिल्ली में गुलाम वंश की, दिल्ली में गुलाम वंश के स्थापना के समय, गुलाम वंश की स्थापना सन 1206 के समय, के समय जालौर के शासक, के समय जालौर के शासक उदय सिंह थे। जालौर के शासक उदय सिंह थे। तो अपन से प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली में गुलाम वंश के समय जालौर का शासक कौन था, तो अपने को उत्तर क्या देना है, उदय सिंह। क्या उत्तर देना है, उदय सिंह। सर्वप्रथम दिल्ली का जो आक्रमण हुआ वो इन्हीं के काल में हुआ। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम दिल्ली का आक्रमण, सर्वप्रथम दिल्ली का आक्रमण, सर्वप्रथम दिल्ली का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ, इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो दिल्ली का सर्वप्रथम आक्रमण जालौर के किस शासक के समय हुआ, तो अपने को उत्तर क्या देना है, उदय सिंह। उत्तर क्या देना है, उदय सिंह। इन्होंने, इन्होंने मेवाड़ के शासक, इन्होंने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया। इन्होंने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया। तो इनकी अपन को मेन मेन बातें क्या याद रखनी है। पहली बात, दिल्ली में जब गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी के समय, तब जालौर का शासक कौन था, उदय सिंह। दूसरी बात इनकी क्या याद रखनी है कि सर्वप्रथम जब दिल्ली का आक्रमण हुआ तो उस समय जालौर का शासक कौन था, उदय सिंह। और तीसरी बात इनकी याद रखनी है कि इन्होंने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया। अपन शुरुआत से देखें एक बार। ये सबसे पहला यहाँ का राजा कौन था बताओ, कीर्तिपाल। और जालौर में सबसे पहले शासन किसने किया था, प्रतिहारों ने। शासन किसने किया था, प्रतिहारों ने। पहला राजा यहाँ का बना कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने सन 1181 ईस्वी में जालौर में सोनगरा चौहान वंश की क्या की थी बताओ, स्थापना। कौन सा वंश है इनका, सोनगरा चौहान वंश। ठीक, इसके बाद ये राजा अलहन के क्या थे, पुत्र। तो राजा अलहन का पुत्र कौन था बताओ, कीर्तिपाल। फिर अगली बात है कि मकराना शिलालेख में कीर्तिपाल को किस धर्म का अनुयायी बताया गया है, तो उत्तर देना है शैव धर्म का अनुयायी। किसका अनुयायी था, शैव धर्म। इनके पास एक उपाधि थी, उपाधि का नाम था कीतु एक महान राजा। क्या उपाधि थी, कीतु एक महान राजा। अर्थात कीतु एक महान राजा है, यानी कीर्तिपाल एक महान शासक है। उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, मुनौत नैन्सी। मुनौत नैन्सी कौन थे, तो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान। इन्हें जनगणना का क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। इन्हें मारवाड़रा परगना विगत और नैनसिरी बात, ये दो पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने, कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया और सामंत सिंह के भाई कुमारपाल ने कीर्तिपाल को हरा दिया। इसके बाद अगला जो शासक बना वो बना समर सिंह। समर सिंह ने, समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह है, अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के शासक किससे कर दिया, भीमदेव द्वितीय। और जालौर दुर्ग के परकोटे का क्या करवाया, निर्माण। इसके बाद अपना जो अगला शासक बना वो कौन बना था, उदय सिंह। इसके बाद उदय सिंह के बाद जो नया शासक बनता है वो बनता है चाचिंग देव। वो कौन बनता है, चाचिंग देव। इनकी एक बात याद रखनी है, इनके पास एक उपाधि थी, उपाधि का नाम था महाराजा। उपाधि का क्या नाम था, महाराजा। उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। उपाधि का क्या नाम था, महाराजा धीराज। इनके शासनकाल में, इनके शासन में, शासन में दिल्ली से
इनके शासन में दिल्ली से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। दिल्ली से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। ये बात अपने को याद रखनी है, कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। यह प्रश्न आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जालौर का ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में दिल्ली से एक भी आक्रमण नहीं हुआ। तो अपना उत्तर क्या रहेगा बताओ, चाचिंग देव। चाचिंग देव के बाद यहाँ का शासक बनता है सामंत सिंह। अगला शासक कौन बनता है, सामंत सिंह। सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में अपने को ये जानकारी रखनी है कि इनके शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इनके शासनकाल में जेके ने आक्रमण किया। जेके ने आक्रमण किया जो असफल रहा। जो असफल रहा, यानी जलालुद्दीन खिलजी को इस आक्रमण में सफलता नहीं मिली। किस पर आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने, सामंत सिंह पर। किस पर आक्रमण किया, सामंत सिंह पर। और इसके बाद जालौर का सबसे प्रतापी शासक बनता है और उसका नाम है कानड़दे चौहान। उसका नाम क्या है, कानड़दे चौहान। जालौर का सबसे प्रतापी शासक, जालौर का सबसे प्रतापी शासक कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध के लेखक कौन है, पद्मनाभ के अनुसार। पद्मनाभ के अनुसार इनके पुत्र दो थे, एक बीरमदेव, दूसरे मालदेव। बीरमदेव और मालदेव। इनकी पत्नी का नाम जैतल देव। पत्नी का नाम जैतल देव। ये हुई इनकी सामान्य जानकारी। ये जालौर, इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है सामंत सिंह। इनके पिता का क्या नाम है, सामंत सिंह। ये इनकी सामान्य जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, सामंत सिंह। तो मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक कौन है, कानड़दे चौहान। कौन है, कानड़दे चौहान। जालौर का सबसे प्रतापी शासक कानड़दे चौहान। ये जानकारी हमें कौन से ग्रंथ में मिलती है, तो कानड़दे प्रबंध में। और कानड़दे प्रबंध का लेखक है पद्मनाभ। इनके दो पुत्र थे, एक बीरमदेव और एक मालदेव। इनकी पत्नी का नाम था जैतल देव और इनके पिता का नाम था सामंत सिंह। अब इस कानड़दे चौहान के समकालीन जो दिल्ली का शासक था, वो दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो अपन ये बात पता लगाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और कानड़दे चौहान के बीच युद्ध के क्या कारण थे। तो युद्ध के कारण देखते हैं अपन कि इनके बीच युद्ध के क्या कारण रहे हैं। तो अपन यही देखें, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी और कानड़दे चौहान के बीच, कानड़दे चौहान के बीच युद्ध के कारण, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़दे चौहान के बीच युद्ध के कारण। और इनका पहला कारण मिलता है हमें अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। क्या मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। नंबर एक, एके की साम्राज्यवादी नीति। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कैसे भी करके अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था, विस्तार। पहला और मुख्य कारण तो यही माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, साम्राज्यवादी नीति। अमीर खुसरो कहता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी होना। अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो के अनुसार क्या है, एके का महत्वाकांक्षी होना। एके का महत्वाकांक्षी
होना, एक एक का क्या होना, महत्वाकांक्षी। तीसरा, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है फरिश्ता, जिनका क्या नाम है, फरिश्ता। इन फरिश्ता ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है तारीख ए फरिश्ता। पुस्तक का क्या नाम है, तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। इस पुस्तक में फरिश्ता नामक इतिहासकार बताते हैं कि कानड़दे चौहान ने पहले अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में हिंदू राजाओं के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की द्वेषता देखते हुए, जब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई बादशाह नहीं जो अलाउद्दीन का सामना कर सके, ऐसी व्यंग भरी बातें सुन के कानड़दे चौहान गुस्से में आते हैं और उसको वही चुनौती भरी धमकी दे के आते हैं। तो फरिश्ता की पुस्तक तारीख ए फरिश्ता में क्या कहता है कि व्यंग भरे शब्द सुनकर अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देना, युद्ध की चुनौती देना, युद्ध की क्या देना, चुनौती देना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी बादशाह नहीं जो मेरा क्या कर सकता है, सामना। ऐसी बात, ऐसे व्यंग सुन के उसको युद्ध की चुनौती किसने दी थी, बताओ, कानड़दे चौहान ने। ये बात हमें कौन बताता है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है हमको फरिश्ता की पुस्तक तारीख ए फरिश्ता से। कहाँ से मिलती है, तारीख ए फरिश्ता से। इसके बाद चौथा जो कारण है वो कारण बताता है मुहनोत नैन्सी। वो कारण कौन बताता है, मुहनोत नैन्सी। और मुहनोत नैन्सी दोनों के बीच, कानड़दे चौहान के बीच और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का कारण बताता है लव स्टोरी। क्या बताता है, लव स्टोरी। और ये लव स्टोरी क्या बताता है, ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना बेगम। इसकी पत्नी कौन थी, चिमना बेगम। पत्नी का नाम था चिमना बेगम। और इसकी बेटी का नाम था फिरोजा। इसकी बेटी का क्या नाम था, फिरोजा। इधर कानड़दे चौहान, इसके पुत्र का नाम था बीरमदेव। पुत्र का क्या नाम था, बीरमदेव। तो ये जो इसकी बेटी फिरोजा थी, ये बीरमदेव से करती थी प्यार। बीरमदेव से क्या करती थी, प्यार। लेकिन बीरमदेव हिंदू धर्म के प्रति समर्पित एक शासक था, जबकि फिरोजा एक मुसलमान लड़की थी। बीरमदेव इस फिरोजा को पसंद नहीं करता था, जबकि फिरोजा की तरफ से बीरमदेव से एक पक्षीय प्रेम था। एक पक्षीय प्रेम था। फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी से अपने आप के लिए शादी के लिए किसको मांगा था, बीरमदेव को। लेकिन बीरमदेव इससे शादी करना नहीं चाहता था। ये कारण कौन बताता है, बताओ, मुनोत नैन्सी। ये कारण कौन बताता है, मुनोत नैन्सी। और अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है, एक पुस्तक है जिसका नाम है कानड़दे प्रबंध। पुस्तक का नाम है कानड़दे प्रबंध। और एक पुस्तक का नाम है बीरमदेव सोनगरारी बात। एक पुस्तक है बीरमदेव सोनगरा री बात। इन दोनों का जो लेखक है वो है पद्मनाभ। इन दोनों का जो लेखक है वो है पद्मनाभ। और ये कहता है कि इनके बीच युद्ध का जो कारण था वो कारण था गुजरात जाती हुई सेना को रास्ता नहीं देना। कारण क्या था, गुजरात जाती हुई सेना को रास्ता नहीं देना। गुजरात जाती हुई सेना को रास्ता नहीं देना। तो ये इनके बीच में युद्ध होने के क्या रहे हैं कारण। पहला कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि ये कैसे भी करके अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था, विस्तार। दूसरा कारण अमीर खुसरो बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए इसने जालोर से युद्ध किए। तीसरा कारण इतिहासकार फरिश्ता हमें बताता है अपनी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता में कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता कानड़दे चौहान के द्वारा सर्वप्रथम स्वीकार कर ली गई। उसके बाद
जब कानरदे चौहान इसके दरबार में दिल्ली में था तो कानरदे चौहान के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने व्यंग भरे शब्द बोले कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी शासक नहीं जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या कर सकता हो, सामना। इस बात को सुन के अलाउद्दीन खिलजी को भरे दरबार में चुनौती दे के आता है कानरदे चौहान। तो एक कारण युद्ध का ये भी माना गया है। तीसरा चौथा इसका नेक्स्ट कारण है, मुहम्मद नैन्सी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा कानरदे चौहान के पुत्र बीरमदेव से एक पक्षीय प्रेम करती थी। ये भी एक युद्ध का क्या माना गया है, कारण। और नेक्स्ट इसका कारण है कानरदे प्रबंध और बीरमदेव राज सोनगरारी बात। ये दो ग्रंथ हैं जिसके लेखक हैं पद्मनाभ। वो कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने गई थी तब जालौर रियासत के शासकों ने उनकी सेना को क्या नहीं दिया था, रास्ता। तो ये सारे युद्ध के क्या हैं, कारण। अब अपन देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि एक साइड से दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ है दिल्ली और दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये शासक रहा था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। और इसकी जो युद्ध लड़ने की नीति थी वो युद्ध लड़ने की नीति थी साम्राज्यवादी नीति। युद्ध लड़ने की नीति कौन सी थी, साम्राज्यवादी नीति। ठीक। तो दिल्ली का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध लड़ने के लिए एक आदमी को भेजता है और उस आदमी को भेजता है सन 1305 ईस्वी में। कब भेजता है, सन 1305 ईस्वी में। और आदमी का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। और इधर था जालौर, और जालौर का शासक था यहाँ पे कानरदे चौहान। जालौर का शासक कौन था, कानरदे चौहान। कानरदे चौहान। तो दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी जिसकी नीति साम्राज्यवादी नीति थी, ये एक अपने सेनापति को युद्ध लड़ने भेजता है कानरदे चौहान से सन 1305 ईस्वी में, जिस सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। जब एन उल मुल्क मुल्तानी यहाँ आता है तो इन दोनों के बीच युद्ध ना होके एक संधि या समझौता होता है। युद्ध नहीं होता है और इनके बीच क्या होता है बताओ, संधि या समझौता। इनके बीच एक संधि होती है। उस संधि के तहत कानरदे चौहान का पुत्र बीरमदेव, कानरदे चौहान का पुत्र बीरमदेव और कहाँ चला जाता है, दिल्ली। बीरमदेव कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा इसको अपना दिल दे बैठती है। तो यहाँ बीरमदेव चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, युद्ध नहीं होके क्या हुआ, संधि या समझौता। क्या हुआ था, संधि या समझौता। ये जो कानरदे चौहान है, कानरदे चौहान, कानरदे चौहान ये कहाँ रहते हैं, जालौर। कहाँ रहते हैं, जालौर। जालौर जब पहुंचा जाएगा जब पहले सिवाना पर क्या कर लिया जाएगा, अधिकार। और सिवाना कहाँ पड़ता है, बाड़मेर। सिवाना कहाँ पड़ता है, बाड़मेर। जालौर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं सिवाना दुर्ग को। किसको बोलते हैं, सिवाना दुर्ग को। वो तो अगली बात वही है कि दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। शासनकाल इसका 1296 से लेके 1316 तक। इसकी युद्ध लड़ने की नीति है साम्राज्यवादी नीति। कौन सी है, साम्राज्यवादी नीति। अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कोई ऐसा एक कमाल का आदमी ढूंढ के लाओ जिसको अपन युद्ध करने भेजें और वो संधि और समझौता नहीं करे। तो ऐसे एक आदमी की खोज की गई, तो ऐसा एक आदमी मिला और वो कमाल का आदमी मिला, इसलिए उसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। तो एक कमाल का आदमी ढूंढ के लाए जिसका नाम क्या है, कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम था बताओ, कमालुद्दीन गुर्ग। इस कमालुद्दीन गुर्ग को अब युद्ध करने भेज दिया, किसने बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कमालुद्दीन गुर्ग डायरेक्ट युद्ध करने जालौर नहीं जाएगा, क्योंकि जालौर तब पहुंचा जा सकता है जब सिवाना को जीता जा सके। तो सिवाना कहाँ पड़ता है, बाड़मेर। अब कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ युद्ध करने भेज रहे हैं सिवाना जालौर, और ये युद्ध करने आ रहा है सन 1308 ईस्वी में। कब आ रहा है, सन 1308। देखो डेट याद कैसे रखनी है। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। इसको कब भेजा था, 1305 में।
और अब कौन आ रहा है, एक कमाल का आदमी जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग, और ये कब आएगा 1308 में। पहला वाला 1305, दूसरा वाला 1308। फिर यही कमालुद्दीन गुर्ग जाएगा जालौर युद्ध लड़ने, और वो जाएगा 1311 में। तो 3-3 जोड़ते जाना है, 1305 प्लस 3 1308, फिर प्लस 3 तो 1311 जालौर। तो कमालुद्दीन गुर्ग कहाँ था है, सिवाना बाड़मेर में। कहाँ था है, सिवाना बाड़मेर। अब सिवाना के बारे में अपन देखते हैं। तो सिवाना का जो दुर्ग है वह एक गिरी दुर्ग है। सिवाना का दुर्ग कैसा है बताओ, गिरी दुर्ग। अब गिरी दुर्ग है तो कोई ना कोई पहाड़ी पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो सिवाना का दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। हल्देश्वर की पहाड़ी पर गिरी दुर्ग है तो किसी ना किसी पहाड़ी पर होगा। तो कौन सी पहाड़ी पर है बताओ, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। इस सिवाना में कुमठ वनस्पति अधिक होती है। कौन सी वनस्पति, कुमठ वनस्पति अधिक होती है, इसलिए इसे कुमठ दुर्ग कहा गया है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, कुमठ दुर्ग। सिवाना का जो पुराना नाम है, सिवाना का जो पुराना नाम है वह कुंबाना दुर्ग है। वह क्या है बताओ, कुंबाना दुर्ग। तो सिवाना पड़ता कहाँ पर है, बाड़मेर में। कैसा दुर्ग है, तो गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था, इस दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया। किन्होंने करवाया, वीर नारायण पवार। तो इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने सन 954 ईस्वी में या 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस दुर्ग को अपन कुमठ दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग को अपन कुंबाना दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग के कुछ उपनाम हैं। इस दुर्ग के कुछ क्या हैं, उपनाम। इस दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी, इस दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। मारवाड़ के शासकों की, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। राजस्थान में एक क्रांतिकारी हुए हैं जिनका नाम है जयनारायण व्यास, जिन्हें शेर राजस्थान के नाम से जानते हैं। उन जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा गया था। तो जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, व्यास को बंदी बनाकर, बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा गया। बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा गया। तो जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बना के रखा गया, सिवाना बाड़मेर। किस में रखा गया था, सिवाना बाड़मेर। जब 1308 ईस्वी में यहाँ का, इस दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया, 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार ने। लेकिन यहाँ का तत्कालीन शासक, यानी 1308 ईस्वी में यहाँ का जो तत्कालीन शासक था वो था शीतल देव चौहान। कौन था, शीतल देव चौहान। शीतल देव चौहान, शीतल देव चौहान। अब कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है, कमालुद्दीन गुर्ग चालाकी खेलता है, और इस शीतल देव चौहान का जो सेनापति था उसका नाम था भावला सरदार। सेनापति कौन था, भावला सरदार। तो इस भावले सरदार को ये कमालुद्दीन गुर्ग, ये कमालुद्दीन गुर्ग इस भावले सरदार को लालच देता है। क्या देता है, लालच। और भावला सरदार लालच में आता है। लालच में आने के बाद ये भावला सरदार यहाँ स्थित एक मामदेव कुंड में गोरख मिला देता है। यहाँ स्थित एक मामदेव कुंड में क्या मिला देता है, गोरख। और ऐसी स्थिति में पेयजल की क्या हो जाती है, कमी। और जब पेयजल की कमी हो जाती है तो युद्ध लड़ना तय हो जाता है। और जब युद्ध लड़ना तय होता है तो यहाँ सिवाना के जो शासक हैं शीतल देव चौहान, सिवाना के शासक कौन हैं, शीतल देव चौहान, शीतल देव चौहान।
शीतल देव चौहान तो करते हैं केसरिया, ये तो क्या करते हैं, केसरिया। और इनकी पत्नी मैना दे, इनकी पत्नी मैना दे ये करती हैं जौहर, ये क्या करती हैं, जौहर। और जब केसरिया और जौहर हो जाता है तो उस स्थिति को अपन बोलते हैं साका, उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, साका। इसे अपन सिवाना का, इसे अपन सिवाना का, सिवाना का प्रथम साका कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, सिवाना का प्रथम साका, जो कब हुआ, सन 1308। और किसके विरुद्ध में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं आता है तो अपने को उत्तर देना है कमालुद्दीन गुर्ग। उत्तर क्या देना है, कमालुद्दीन गुर्ग। तो सिवाना का पहला साका कब हुआ, सन 1308। अब इस सिवाना पर कौन, यहाँ शीतलदेव चौहान ने क्या कर लिया, केसरिया। रानी मैनादे ने क्या कर लिया, जौहर। जब राजा कर लेता है केसरिया और रानी कर लेती है जौहर, ऐसी स्थिति को बोला जाता है साका। तो सिवाना का पहला साका कब हुआ, सन 1308। किसके विरुद्ध हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ऑप्शन में नहीं होने पर अपना उत्तर सही रहेगा कमालुद्दीन गुर्ग। अब सिवाना पर अधिकार किसका हो जाता है, कमालुद्दीन गुर्ग का। और यही कमालुद्दीन गुर्ग सिवाना का नाम बदलकर कर देता है, सिवाना का नाम बदलकर कर देता है खैराबाद। क्या कर देता है, खैराबाद। हिजराबाद नाम चित्तौड़ का है और खैराबाद नाम किसका है, बताओ, सिवाना का। और नाम बदलने का श्रेय किसको जाता है, तो ये नाम बदलने का श्रेय किसको जाता है, कमालुद्दीन गुर्ग को। ये हुई अपनी सिवाना की बात। दोबारा देखें, सबसे पहले दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक यहाँ शासक रहा, साम्राज्यवादी नीति का शासक था। इसने सबसे पहले 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क मुल्तानी को युद्ध करने भेजा कानरदे चौहान के विरुद्ध। लेकिन इन दोनों के बीच में युद्ध ना होके क्या हुई थी, संधि। इस संधि के तहत बीरमदेव कहाँ चला जाता है, दिल्ली। इस बात से नाराज था अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक कमाल का आदमी ढूंढा जिसका नाम कमालुद्दीन गुर्ग था। इसको सन 1308 यानी 3 साल बाद इसको भेजा था सिवाना। कहाँ भेजा था, सिवाना। उस समय सिवाना का जो शासक था, वो सिवाना का शासक था शीतलदेव चौहान। सिवाना का शासक कौन था, शीतलदेव चौहान। थोड़ी सी जानकारी सिवाना के बारे में। सिवाना पड़ता है बाड़मेर। सिवाना का जो दुर्ग है वह एक प्रकार का गिरिदुर्ग है। गिरिदुर्ग वे होते हैं जो किसी पहाड़ी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पहाड़ी है जिसका नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, हल्देश्वर की पहाड़ी। यहाँ कूमठ नामक वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए सिवाना के दुर्ग को कूमठ का दुर्ग भी कहा जाता है। सिवाना का पुराना नाम कुंभाना दुर्ग, कुंभाना दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में या 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग के दो उपनाम हैं, जालौर दुर्ग की कुंजी और इसे कहते हैं मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। जय नारायण व्यास, जो कि शेर राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा गया। तो उस समय सिवाना का तत्कालीन शासक था शीतलदेव चौहान। कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया शीतलदेव चौहान पर। शीतलदेव चौहान का जो सेनापति था भावला सरदार, इस भावले सरदार लालच में आ गया और इसने अपने राजा के साथ विश्वासघात किया। और उसी विश्वासघात के तहत सिवाना दुर्ग में स्थित मामदेव कुंड में इसने गोरख मिला दिया, जिससे पेयजल की कमी होने के कारण युद्ध होना स्वाभाविक रूप से तय हो गया। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध लड़ते लड़ते शीतलदेव चौहान ने केसरिया कर लिया, इसकी पत्नी मैनादे ने जौहर कर लिया। जब किसी भी युद्ध में राजा केसरिया कर ले और रानी जौहर कर ले, ऐसी स्थिति को अपन साका बोलते हैं। और यह जो साका है, इस साके को सिवाना का पहला साका कहते हैं, जो सन 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग या फिर अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ था। कमालुद्दीन गुर्ग का सिवाना पर अधिकार हो गया। कमालुद्दीन गुर्ग को ही सिवाना का अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासक बना दिया। प्रशासक बनते ही कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया, खैराबाद। क्या नाम बदल के कर दिया, खैराबाद। अब यही कमालुद्दीन गुर्ग 3 साल बाद यानी 1311 ईस्वी में जालौर आता है। कहाँ आता है, जालौर। तो इधर वही दिल्ली का शासक, दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक। नीति इसकी वही साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति।
अब ये 3 साल बाद यानी 1311 ईस्वी में, कब? 1311 ईस्वी, 1311 ईस्वी में इधर रियासत का नाम है जालौर, जालौर। और जालौर में यहाँ कौन है? कानड़दे चौहान। जालौर में यहाँ कौन है? कानड़दे चौहान। यह है यहाँ का शासक। इसकी पत्नी का नाम है मैनादे, पत्नी का नाम है मैनादे। इसके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है मालदेव और एक का नाम है बीरमदेव। इसका एक सेनापति है जिसका नाम है दहिया बीका, और इस दहिया बीका की पत्नी का नाम है छत्रिया। इधर इस अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है उसका नाम है कमालुद्दीन गुल। इसका सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग ने जो नीति सिवाना दुर्ग पर अपनाई थी वही नीति यह जालौर पर अपनाता है। और यहाँ जालौर का जो शासक कानड़दे चौहान था, इसका सेनापति था दहिया बीका। इसका सेनापति कौन था? दहिया बीका। तो ये दहिया बीका शराब का शौकीन था, इसकी कमजोरी थी शराब, और उस बात का पता लगा कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको पता लगा? कमालुद्दीन गुर्ग को। तो ये कमालुद्दीन गुर्ग इस दहिया बीका से मिलता है और इसको वही लालच देता है कि कानड़दे चौहान के बाद मैं तुझे जालौर का क्या बना दूंगा? राजा। जालौर का क्या बना दूंगा? राजा। तो ये दहिया बीका इसके लालच में आता है। और जो जालौर का जो दुर्ग है, जालौर का क्या है? दुर्ग, जालौर दुर्ग। इस जालौर दुर्ग की जो चारों साइड से जो दीवारें हैं उनमें से एक साइड की इसकी दीवार जो है वो एक साइड की दीवार मिट्टी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? मिट्टी की। बाहर से देखने पर वो ऐसी लगती है जैसे पत्थर की ही बनी हो, लेकिन एक साइड की इसकी दीवार किसकी थी? मिट्टी की। तो दहिया बीका जैसे ही लालच में आया तो दहिया बीका ने सारे गुप्त रास्ते कमालुद्दीन गुर्ग को बता दिए। जब दहिया बीका रात को अपनी पत्नी के पास आता है तो अपनी पत्नी को बताता है कि कल से हमारे दिन बदल जाएंगे और कल तुम जालौर की महारानी बन जाओगी और मैं जालौर का राजा बन जाऊंगा। शराब के नशे में वो सारी चीजें, सारी बातें अपनी पत्नी छत्रिया को बता देता है। छत्रिया स्वामी भक्त थी, उसे अपने पति पर क्रोध आया और अपने पति की उसने क्या कर दी? हत्या। अपने पति दहिया बीका की हत्या कर दी। और छत्रिया भागी भागी कानड़दे चौहान के पास गई और कानड़दे चौहान को सारी जानकारी दी कि इस तरह से आपके सेनापति दहिया बीका ने सारे गुप्त रास्ते दुश्मन सेना को बता दिए हैं। जब तक कानड़दे चौहान तैयारियां करता तब तक कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। उसी समय जालौर में एक कहावत चलती थी कि राई का भाव तो रात ही गया। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर शहर की सारी राई खरीदी। जालौर दुर्ग की जो चारों ओर की जो दीवार थी, इस दीवार पे पानी पटकवाया, पानी का छिड़काव करवाया और राई का भी साथ में ही क्या करवाया? छिड़काव। यानी कि जिस स्थान पर वो राई चिपक जाएगी उस स्थान का पता लग जाएगा कि यहाँ से दीवार मिट्टी की है, यहाँ से दीवार मिट्टी की है, यहाँ से अपन प्रवेश कर सकते हैं। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने उस जगह का क्या लगा लिया? पता। और सारी कमालुद्दीन गुर्ग की जो सेना है वो सेना किस दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई? जालौर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। और जब जालौर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई इसकी सेना, तो युद्ध लड़ते लड़ते, युद्ध लड़ते लड़ते जालौर के शासक ने किया केसरिया। जालौर के शासक ने क्या किया? केसरिया। तो यहाँ केसरिया तो किसने किया? कानड़दे चौहान ने। केसरिया किसने किया? कानड़दे चौहान ने। और यहाँ जौहर किसने किया? तो इसकी पत्नी मैनादे ने। जौहर किसने किया? इसकी पत्नी मैनादे ने। और जब कानड़दे ने केसरिया किया और जौहर मैनादे ने किया, जिस युद्ध में केसरिया और जौहर दोनों हो जाते हैं उस स्थिति को बोलते हैं साका। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? साका। तो बताओ केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया? कानड़दे चौहान। जौहर किसके नेतृत्व में किया गया? मैनादे।
तो इसे बोलते हैं जालौर का पहला साका। क्या बोलते हैं? जालौर का साका। और यह जालौर का साका कब हुआ? यह हुआ सन 1311 ईस्वी में। किसके विरुद्ध हुआ? तो पहला उत्तर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं आता है, तो इसका उत्तर आएगा कमालुद्दीन गुर्ग। इसका उत्तर क्या आएगा बताओ? कमालुद्दीन गुर्ग। अब अलाउद्दीन खिलजी का कमालुद्दीन गुर्ग को निर्देश था कि कानरदे चौहान का पुत्र बीरमदेव, जिससे फिरोजा प्रेम करती थी, उसको या तो जिंदा लाना है या मुर्दा लाना है। तो कानरदे चौहान ने तो कर लिया क्या? केसरिया। केसरिया करने के बाद इस जालौर दुर्ग में एक देवी का मंदिर है, और उस देवी के मंदिर को बोलते हैं आशापुरा माता का मंदिर। क्या बोलते हैं? आशापुरा माता का मंदिर। तो ये इसका पुत्र बीरमदेव जो है आशापुरा माता मंदिर के सामने आता है और अपने जेब से अपनी कटार निकालता है और अपनी गर्दन काट लेता है, यानी ये कर लेता है आत्महत्या। ये क्या कर लेता है? आत्महत्या। और एक व्यक्ति है जिनका इतिहास में नाम है दादा सनावर। क्या नाम है? दादा सनावर। ये दादा सनावर इनके शीश को लेकर, यानी इनकी कटी हुई गर्दन को लेकर, और कहाँ जाता है? दिल्ली। कहाँ जाता है? दिल्ली। और इस कटी हुई गर्दन और अधेड़ सबके साथ, मरे हुए सबके साथ, दादा सनावर शीश लेके कहाँ जाता है? दिल्ली। इनकी मरी हुई धड़ के साथ, कटे हुए शीश के साथ, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा इनसे प्रेम करती है और इनके प्यार में पागल होकर यमुना नदी में कूद के अपनी जान दे देती है। कौन बताओ? फिरोजा। ऐसा प्रेम करती थी कौन बताओ? फिरोजा। किससे करती थी? कानरदे चौहान के पुत्र बीरमदेव से। जबकि दूसरी तरफ इसका जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम था मालदेव, जिसका नाम क्या था? मालदेव। ये मालदेव भाग के चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास और जाके इसके पैरों में गिर गया। जाके इसके पैरों में गिर गया और सुल्तान की सद्भावना क्या कर ली? अर्जित। सुल्तान की सद्भावना क्या की? अर्जित। आगे चल के जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, तब यही जो मालदेव है, जो आगे चल के मुंछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसको मेवाड़ का शासन सौंपा जाता है। इसको मेवाड़ का क्या सौंपा जाता है? शासन सौंपा जाता है। तो बताओ, यहाँ पर कानरदे चौहान के खत्म होने के बाद मालदेव तो चला गया अलाउद्दीन की शरण में, बीरमदेव ने कर ली हत्या, तो कमालुद्दीन गुर्ग का यहाँ क्या हो गया? अधिकार। तो जालौर पर अधिकार, जालौर पर कमालुद्दीन गुर्ग का, जालौर पर कमालुद्दीन गुर्ग का अधिकार हो गया। कमालुद्दीन गुर्ग का क्या हो गया? अधिकार। और इसी कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर का नाम बदलकर नया नाम रख दिया, और इसका नया नाम है जलालाबाद। इसका नया नाम क्या है? जलालाबाद। जालौर का नया नाम क्या है? जलालाबाद। दोबारा देखें, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी सन 1290 से लेकर 1296 तक शासक रहा। इसकी जो नीति है वो है साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। इस कमालुद्दीन गुर्ग को 1311 ईस्वी में जालौर के शासक कानरदे चौहान के विरुद्ध भेजा गया। इस कानरदे चौहान की पत्नी का नाम था मैनादे। इसके पुत्र थे दो। बड़े बेटे का नाम था मालदेव, छोटे बेटे का नाम था बीरमदेव। इसका सेनापति था दहिया बीका, जिसकी पत्नी कौन थी? क्षत्रिया। कमालुद्दीन गुर्ग आसानी से जालौर युद्ध को नहीं जीत सकता था, इसलिए इस कमालुद्दीन गुर्ग ने कूटनीति अपनाई, और उस कूटनीति के तहत इसके सेनापति दहिया बीका को क्या दे दिया? लालच। क्या दे दिया बताओ? लालच। और लालच में कौन आ गया? दहिया बीका। दहिया बीका ने ये सारी बात अपनी पत्नी क्षत्रिया को बताई। जब क्षत्रिया को पता लगा कि मेरा पति मेरे राजा के साथ विश्वासघात कर रहा है, तो इस क्षत्रिया ने अपने पति दहिया बीका की क्या कर दी? हत्या। हत्या करने के बाद सारा वृतांत इसने कानरदे चौहान को बताया, लेकिन जब तक कानरदे चौहान अपनी सेना की तैयारी पूर्ण करता, तब तक जालौर दुर्ग को चारों ओर से कमालुद्दीन गुर्ग ने घेर लिया। जालौर दुर्ग की जो एक साइड से जो दीवार है वो कच्ची दीवार है, जो मिट्टी की दीवार है। ये बात दहिया बीका किसको बता चुका था? कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग ने इस जगह का पता लगा लिया। इसी दुर्ग से संबंधित एक कहावत चलती है कि राई का भाव तो रात ही गया। एक कहावत कौन सी चलती है? कि राई का भाव तो रात ही गया। राई का भाव तो रात ही गया। रात ही गया। यह कहावत किस दुर्ग से संबंधित है? तो जालौर दुर्ग से संबंधित है। इस कच्चे रास्ते का पता लगा के सारी सेना जालौर दुर्ग के अंदर घुस गई। अब युद्ध लड़ना स्वाभाविक रूप से तय हुआ। युद्ध लड़ते लड़ते कानरदे चौहान केसरिया करते हैं, इनकी पत्नी मैनादे जौहर करती है, और जब केसरिया और जौहर होता है उस स्थिति को अपन साका बोलते हैं।
तो जालौर में जो साका हुआ वो सन 1311 ईस्वी में हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और कमालुद्दीन गुर्ग के विरुद्ध। युद्ध होने के बाद बीरम देव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर के सामने कटार से आत्महत्या कर ली। इनका शीश लेके दादा सनावट दिल्ली गए। इनके शीश के साथ और कटे हुए धड़ के साथ अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा शादी करती है और शादी करने के बाद यमुना नदी में कूद के अपनी जान दे देती है। ठीक है, इसके बाद जालौर पर अधिकार हो जाता है कमालुद्दीन गुर्ग का। इसको यहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है और प्रशासक बनाने के बाद कमालुद्दीन गुर्ग इसका नाम बदलकर क्या कर देता है? जलालाबाद। इसका नाम बदल के क्या कर देता है? जलालाबाद। ये जो कानड़दे चौहान हैं, कानड़दे चौहान के पास इतनी सारी संपत्ति थी कि इनकी तुलना कानड़दे चौहान की संपत्ति की तुलना कानड़दे चौहान के पास बहुत अधिक संपत्ति थी, तो इसलिए इनकी संपत्ति की तुलना इंद्र की रिद्धि व 9 ग्रहों से की जाती है। वह 9 ग्रहों से की जाती है। 9 ग्रहों से की जाती। तो जालौर का नाम बदल के कमालुद्दीन ने क्या कर दिया? जलालाबाद। और सिवाना का नाम बदल के इसने क्या कर दिया था? खैराबाद। और कानड़दे चौहान की संपत्ति की तुलना किससे की जाती है? इंद्र की रिद्धि और 9 ग्रहों से। किससे की जाती है? इंद्र की रिद्धि और 9 ग्रहों से की जाती है। अब अपन इसके साथ ही पढ़ लेते हैं जालौर का दुर्ग। क्या पढ़ लेते हैं? जालौर का दुर्ग। जालौर दुर्ग। देखिए, मैंने बताया जालौर का पुराना नाम क्या है? जावालीपुर। जालौर का नाम क्या है? जावालीपुर। और जावालीपुर इसका नाम मिलता है बिजौलिया शिलालेख में। किसमें मिलता है? बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख। ठीक है, जालौर को ही बोलते हैं आसपुर, इसी को बोलते हैं सोनगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट जालौर से निकलता है, इसलिए ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? जालौर को। सर्वाधिक जीरे का उत्पादन भी जालौर में किया जाता है, इसलिए जीरा मंडी कहाँ पर है? जालौर में। और जालौर सुकड़ी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। इस जालौर दुर्ग के सामने एक मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं श्री मंदिर। जिसे क्या बोलते हैं? श्री मंदिर। श्री मंदिर। और यह मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। यह मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय योगी जोगी, जो कान में क्या पहनते हैं? बाली। और इनका अभिवादन शब्द होता है आदेश आदेश। क्या होता है? आदेश आदेश। तो नाथ संप्रदाय का कौन सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है? श्री मंदिर। कौन सा मंदिर? श्री मंदिर। ये जो जालौर दुर्ग है, यह एक गिरी दुर्ग है। यह एक कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। और गिरी दुर्ग वे होते हैं जो पहाड़ी पर बने हुए होते हैं। तो यह किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह कनकाचल की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? कनकाचल की पहाड़ी पर बना हुआ है। कनकाचल की पहाड़ी। तो बताओ जालौर दुर्ग कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो यह एक गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है जो कनकाचल की पहाड़ी पर स्थित है। अब इसके बात करें निर्माण की कि जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो जालौर दुर्ग के निर्माण के बारे में दो मत हैं। कितने मत हैं? दो मत हैं। पहला मत है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम। और कब करवाया? 730 से 760 ईस्वी के मध्य। ये जानकारी हमें कौन दे रहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन दे रहे हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दी अर्ली चौहान डायनेस्टी। डॉक्टर दशरथ शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? दी अर्ली चौहान डायनेस्टी। और दूसरा इनका जो इसका जालौर दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो निर्माण करवाया
धारावर्ष परमार ने, किसने करवाया? धारावर्ष परमार द्वारा। तो इनके निर्माण के बारे में कितने मत उल्लेख हैं? 2। पहला क्या है? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इनका इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने 730 से 760 ईस्वी में करवाया। इस दुर्ग की बात करें कि इस दुर्ग में क्या है, तो इस दुर्ग में आशापुरा माता का मंदिर, इस दुर्ग में आशापुरा माता का मंदिर स्थित है। आशापुरा माता का मंदिर स्थित है। ये जो आशापुरा माता हैं, ये सोनगरा वंश की कुल देवी हैं। सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं। यही आशापुरा माता एक जाति है राजस्थान में जिसका नाम है बिस्सा जाति, बिस्सा जनजाति। बिस्सा जनजाति की कुल देवी हैं। बिस्सा जनजाति की क्या है? कुल देवी। यह एक ऐसी जाति है जो आजीवन अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। आजीवन अपने हाथों में क्या नहीं लगाती है? मेहंदी नहीं लगाती है। इस दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है हसन निजामी। क्या नाम है? हसन निजामी। हसन निजामी कहते हैं कि जालौर दुर्ग के कि कोई भी आक्रमणकारी आज तक जालौर दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल सका। तो हसन निजामी क्या कहते हैं कि कोई भी आक्रमणकारी आज तक जालौर दुर्ग के क्या नहीं खोल सका? दरवाजे। जबकि इसी दुर्ग में एक देवी का मंदिर है जिसका नाम क्या है? आशापुरा माता का मंदिर। यहीं पर इसी दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। इसी दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। इसी दुर्ग में सोहन बावड़ी, झालर बावड़ी, पापड़ बावड़ी, स्थित हैं। इस दुर्ग में कितनी बावड़ी हैं? 3। सोहन बावड़ी, झालर बावड़ी और पापड़ बावड़ी। इसी दुर्ग में 3 मस्जिद बनी हुई हैं। इसी दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, एक है तोप मस्जिद और एक है फिरोजा मस्जिद। स्थित हैं। इसी दुर्ग में मलिक पीर साय की दरगाह स्थित है। इसी दुर्ग में मलिक साहेब पीर की दरगाह स्थित है। तो हमने क्या पढ़ा कि इस दुर्ग में 3 बावड़ी स्थित हैं। सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी और झालर बावड़ी। क्या है? सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी और झालर बावड़ी। इसमें एक चीज और पढ़ते हैं अपन कि इस दुर्ग में इस दुर्ग के पास नटनी की छतरी बनी हुई है।
नटनी की क्या बनी हुई है? छतरी। अब ये नटनी से संबंधित तीन चीजें अपने पास आती हैं। एक तो है नटनी की छतरी, तो नटनी की छतरी तो कहाँ पर है? जालौर। नटनी की छतरी कहाँ पर है? जालौर दुर्ग के पास, जालौर दुर्ग के पास। एक अपन पढ़ते हैं नटनी का बाड़ा, एक पढ़ते हैं नटनी का बाड़ा, और नटनी का बाड़ा है अलवर में। नटनी का बाड़ा कहाँ पर है? अलवर जिले में। और एक अपन पढ़ते हैं नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। और नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? नटनी का चबूतरा है पिछोला झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, जिसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में करवाया गया था, एक बंजारे के द्वारा। तो अपन ने आज क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि जाबाली ऋषि की तपोभूमि क्या थी, बताओ? जालौर। जाबाली ऋषि की तपोभूमि क्या थी? जालौर। और जालौर दुर्ग का पुराना नाम क्या है, बताओ? जाबालीपुर, जो कहाँ मिलता है अपने को? बिजौलिया शिलालेख में। जालौर जो दुर्ग है यह श्री मंदिर इसके सामने बना हुआ है, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। यह एक गिरि दुर्ग है। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, बताओ? कनकाचल की पहाड़ी पर। इस दुर्ग के निर्माण के बारे में हमें दो मत प्राप्त होते हैं। पहला, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 730 से 760 ईस्वी तक किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया। इस दुर्ग के बारे में हमें दूसरा मत प्राप्त होता है कि इसका निर्माण धारावर्ष परमार के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में इस दुर्ग में अ, इस दुर्ग में आशापुरा माता का मंदिर स्थित है, जो कि सोनगरा चौहानों की क्या है? कुलदेवी। यही आशापुरा माता बिस्सा जनजाति की क्या है? कुलदेवी। इसी आशापुरा माता के मंदिर के सामने मालदेव के भाई बीरमदेव के द्वारा कटार से अपनी क्या कर ली गई थी? आत्महत्या। एक इतिहासकार हुए हैं हसन निजामी, जो कहते हैं कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी जालौर दुर्ग के क्या नहीं खुल सका? दरवाजे। जालौर दुर्ग के क्या नहीं खुल पाया? दरवाजे। इसी दुर्ग में इसी दुर्ग में तीन बावड़ी अपने को मिलती हैं। एक है सोहन बावड़ी, एक है झालर बावड़ी, एक है पापड़ बावड़ी। जालंधर नाथ की गुफा भी इसी दुर्ग में स्थित है। इसी दुर्ग में तीन मस्जिदें हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, तोप मस्जिद और फिरोजा मस्जिद। इसी दुर्ग में एक मुस्लिम संत मलिक साहेब पीर की दरगाह भी क्या है? स्थित। मलिक साहेब पीर की दरगाह भी क्या है? स्थित। और इस दुर्ग के पास में नटनी की छतरी बनी हुई है। नटनी से संबंधित अपने पास तीन प्रश्न आते हैं। पहला, नटनी की छतरी कहाँ पर है? जालौर दुर्ग के पास। दूसरा, नटनी का बाड़ा कहाँ बना हुआ है? अलवर। और तीसरा, नटनी का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? तो यह है पिछोला झील उदयपुर। इस तरह से आज हमने जालौर दुर्ग के बारे में जाना है, और यहीं पर जालौर दुर्ग का इतिहास समाप्त होता है। इससे अगले अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।